नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हर राजनीतिक दल को ब्राह्मण की चिंता खूब सता रही है। खास तौर से विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस आए दिन ब्राह्मणों को लेकर कई तरह के वादे करते दिख रहे हैं। वहीं सत्ता दल बीजेपी भी अपने इस कोर वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। सपा बसपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टियां इस समाज को लुभाने में जुटी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी में करीब 11% ब्राह्मण वोट है और इन वोटों के लिए कानपुर वाले विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से सियासी विसाद बिछाई जा रही है। पार्टियां सियासी हित साधने के लिए भगवान परशुराम के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। फिर चाहे मायावती हो या फिर हो अखिलेश यादव, दोनों ही नेताओं ने परशुराम के बहाने ब्राह्मणों को लुभाने की सियासी चाल चली है। उधर कांग्रेस भी ब्राह्मण कर रही है। आज चर्चा इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 24 महीने की दूरी है, लेकिन सूबे में चुनावी विसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के बाद बीजेपी जहां भगवान राम के सहारे फिर से सत्ता की नींव सजा रही है, वहीं विपक्षी दल भगवान परशुराम की नाव पर सवार होकर सत्ता के वनवास को खत्म करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। जिस सपा शासन काल में सबसे ज्यादा भगवान परशुराम की मूर्तियों को तोड़ा गया हो, वो सिंपैथी कैसे कर सकते हैं? सपा और बसपा ने हमेशा जाति की राजनीति की है। एक जाति को दूसरे से लड़ाना, दूसरे को तीसरे से लड़ाना, यही उनका काम रहा है। बिकरू कांड के बाद सपा बसपा और कांग्रेस में ऐसी ब्राह्मण चेतना जागी है कि मामला भगवान परशुराम तक जा पहुंचा है। सामाजिक संस्था ब्राह्मण चेतना परिषद के जरिए ब्राह्मणों की एकजुटता के लिए अभियान चला रहे कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने अब परशुराम जयंती पर छुट्टी के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। 22 में बाइसिकल का नारा देते हुए समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सपा शहर शहर परशुराम की प्रतिमा लगवाएगी। वहीं राजधानी लखनऊ में तो 180 फीट ऊंची मूर्ति लगवाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है 22 में बाइसिकल, और बाइसिकल आएगी 22 में, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश में जो काम किए हैं उन कामों का मुकाबला न देश की सरकार कर पा रही, न बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार कर पा रही है। उधर हाल ही में अपने मूल संगठन में ब्राह्मणों को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली बहन जी भला इस मामले में कैसे पीछे रह जाती। बिना देर किए बहन जी ने भी ऐलान कर दिया कि हम तो सपा से भी बड़ी मूर्ति लगवाएंगे। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। बहरहाल 22 करोड़ की आबादी में करीब 11% ब्राह्मण वोटों के लिए तमाम सियासी दल अपने अपने तर्कश से तीर निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर सूबे की राजनीति अब परशुराम की ओर निहार रही है। सवाल ये है कि क्या सियासत अब जनता के मुद्दों की बजाय केवल भगवान भरोसे है? ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोरोना है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति इन मुद्दों से इतर भगवान भरोसे लगती है। बीजेपी जहां राम को घर घर पहुंचाने में लगी है, वहीं विपक्ष ने अपने मंच पर परशुराम को विराजमान किया है। बहस इस बात की हो रही है कि किसकी प्रतिमा ज्यादा ऊंची होगी, यानी राम के बाद राजनीति चली है अब परशुराम की ओर। इसी पर चर्चा होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश सिंह, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रविकांत, दलित चिंतक हमारे साथ हैं। विनय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। के विक्रम राव, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अमिताभ जी, परशुराम की ओर राजनीति चल पड़ी है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से देखा गया। क्या ब्राह्मण वोट बैंक में भारी बिखराव दिख रहा है सियासी दलों को? क्या ब्राह्मण अब ये सोचने लगे हैं कि वे 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? देखिए, दो बातें मुझे लगती हैं।
जी। एक तो राम मंदिर के इशू को आप छोड़ दीजिए। जब इस देश में न चुनाव होता था न राजनीतिक पार्टियां थी, यह मसला उससे भी 10 पीढ़ी पहले का है, 20 पीढ़ी राम मंदिर का। तब ना सपा थी, न बसपा थी, न भाजपा थी, न कांग्रेस थी, न लोकदल था, न समाजवादी थे, न पूंजीवादी थे, न मध्य मार्गी थे, न दक्षिणपंथी थी, कुछ नहीं थे। सबय भूमि गोपाल की 500 वर्ष पुरानी लड़ाई थी। और मंदिर कितना पुराना होगा ये तो आप सोच ही लीजिए। उसको आप एक एक्सेप्शनल केस मानिए। और राम मंदिर हिंदू समाज की किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता। राम का चरित्र ना, बिल्कुल। राम के पूरे जीवन चरित्र को आप देखेंगे तो वो किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो समग्र हिंदू समाज की चेतना का एक प्रस्थान बिंदु है, केंद्र बिंदु है। इसलिए उसको तो हम एक्सेप्शनल केस मानकर अलग करें। अब उसके बाद आए मूर्तियों के मामले में। जी। मायावती जी ने अपने कार्यकाल में पेरियार साहब की मूर्ति लगवाई, बाबा साहब की मूर्ति लगवाई, अपनी भी लगाई, काशीराम जी की भी लगाई, ज्योतिबा फुले की लगाई, सबकी लगाई। फिर भी चली गई सरकार। भाई इतनी मूर्तियां तो लगाई दी थी उन्होंने कि अगर उनके 2-2, 4-4, 5-5% भी अनुयायी सब एकजुट होते तो इनकी गाड़ी में धक्का लगा देते, जो बेड़ा पार होता। नहीं हुआ ना। मुझे नहीं लगता फिर मूर्तियां लगाने से कोई लाभ हानि होती हो, विशेष तौर पर मुझे नहीं लगता। और मान लीजिए राजा सुहेल देव की कोई बड़ी मूर्ति ओम प्रकाश राजभर साहब लगवा दें 200 मीटर की, वो कहीं ये सबसे बड़ी है जितनी अभी तक, चलो ठीक है। उससे वो पूर्वांचल पूरा जीत लेंगे इस बात की गारंटी नहीं। सीट जीतने के लिए तब भी उनको किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। बिल्कुल। मूर्ति लगा दो तो भी, ये बात मुझे लगती है। और दूसरी बड़ी बात ये, अगर हम राम मंदिर को एक्सेप्शनल केस मानते हैं तब ये बात खड़ी होती है कि ये समय मूर्तियों को डिस्कस करने का है भी नहीं। भूख है, बेरोजगारी है, कोरोना के चलते अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था है, आत्महत्या करते हुए लोग, सुशांत की बात नहीं कर रहा, वो लोग तो सब समृद्ध लोग की बातें हैं। मैं बात कर रहा हूं बस्ती और बहराइच के लोगों की, एटा की, इटावा की, फरुखाबाद की। वहां जो एक अनमयस्कता फैली है, जो एक जीवन जीने में संकट उत्पन्न हो रहे हैं नाना प्रकार के, उन सबको छोड़कर हम कहां अटक गए। फिर जिसे देखो वो एक नपना लिए घूम रहा है, करा इसकी मूर्ति, दूसरे की मूर्ति नापूंगा, फिर अपनी का ऑर्डर दूंगा। बोले आप पहले दे दो, बोले ना, पहले पड़ोसी जो लगाई उसकी लंबाई नाप के आऊंगा रात में चुपके से, फिर अपनी का ऑर्डर दूंगा, फिर लगवाऊंगा इससे बड़ी। तीसरा उसके पीछे खड़ा है, वो भी इंची टेप लिए, वो कह रहा है ये भी लगाए तो फिर मैं इससे भी बड़ी बनवाऊं। इस दौड़ का कोई लाभ है क्या? पटेल साहब की मूर्ति लगी, वल्लभ भाई पटेल की, दिव्य पुरुष थे, बहुत बड़ा योगदान है देश में उनका। लेकिन आपको लगता है उससे कोई वोट का अर्थमेटिक प्रभावित हुआ? मेरा उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। मूर्ति लगने की प्रक्रिया चल रही थी। जो लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो लोग माइन्यूटली देखते हैं, वो मेरी बात से सहमति जताएंगे। गुजरात में मूर्ति लग रही थी, एक दिन में तो लगी नहीं। सबको पता था दुनिया की भव्यतम मूर्ति लगने जा रही है। लेकिन गुजरात के विधान, दिनेश जी जानते होंगे, गुजरात का विधानसभा का चुनाव भाजपा कैसे राम राम कह के सांस रोक के नदी पार कर पाई। परिणाम वाले दिन कम से कम 3 दफे लगा कि अब डूबी कि तब डूबी। क्यों भाई? मूर्ति ने 2/3 मेजॉरिटी क्यों नहीं दे दी? इतनी ऊंची मूर्ति थी, 1 फुट पर 10,000 वोट भी होता तो भी मिल गए होते 1/3, 2/3। पूछना दिनेश जी से क्या स्थिति बनी थी। बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे,
गला सूख गया था। ईवीएम सेंटर्स पर बैठे बीजेपी के प्रतिनिधि 5 लीटर पानी पी गए, तब जाके राम राम कह के किसी तरीके सरकार बनी। क्या सच नहीं है? सच है। अब उनसे बड़ी मूर्ति बनवा लोगे तो पैसा कहां से लाओगे? वो तो 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहां तो 3000 करोड़ का घर मकान सब बिक जाएगा, कहां से बनाएंगे? ना यूपी में कोई चंदा दे सकता, और अपना लगा भी दो जो दाएं बाएं से रखा हो तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे। मान लीजिए लगा भी दो तहखाने से निकाल के, तो इनकम टैक्स और ईडी पकड़ ले जाएंगे कि लाए कहां से माल। इसलिए इनमें कुछ रखा नहीं। जिसकी आस्था जहां है वहीं रहने दीजिए। चौराहों से कोई आस्था डिसाइड होती है क्या? जन्मभूमि का प्रश्न अलग है, स्थान का अपना महत्व होता है, भारत में ही नहीं। कुछ लोग कह देते फेनेटिज्म है ना, वो ना समझ लोगे। पूरे विश्व का इतिहास देखिए, विक्रम राव साहब बैठे हम लोगों से बहुत ज्यादा ज्ञानी है। पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, स्थान के लिए लड़ाइयां हुई हैं, स्थान का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे, सभी लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं। विक्रम राव साहब उत्तर प्रदेश के नहीं है, लेकिन हम लोगों से ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। वहां लड़ाई झगड़ा होता है जमीन जायदाद का, तो लोग क्या कहते, तुम्हारा नार गड़ा है क्या? बोलते हैं ना। स्थान का यह महत्व है। बाकी इस चौराहे उस चौराहे, इसकी मूर्ति उसकी मूर्ति, कोई मतलब है? चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति, भगत सिंह की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कम से कम 1000, 2000, 3000 चौराहों पे लगी होगी। वहां कोई कपड़ा मारने वाला है? नहीं। चरण सिंह साहब की भी लगी है पश्चिम में कई जगह, कबूतर बैठते उनके ऊपर। जयंती वाले दिन बस 10-5 लोग जाते, फोटोग्राफर साथ ले जाते, थोड़ा कपड़ा मार देते, गेंदा की माला डाल देते और फोटो खिंचा लेते। इतने के लिए मूर्ति क्यों लगाना चाहते हैं? फिर कुछ और अच्छा काम करिए। मेरा सुझाव यह है। विक्रम राव साहब, आपके पास आऊंगा सबसे पहले। ब्राह्मण वोट देगा कि नहीं देगा ये तो बाद की बात है। ब्राह्मण कैसे वोट देगा नहीं देगा, उसके सोचने का तरीका क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, वो अलहदा विषय है। मसला ये, क्या मूर्तियों से वोट कंसोलिडेट होता है? भाई आपने बड़ी कड़वी बात को शहद लगा के पेश किया और सही मायने में जी मीठा हो गया जो आपने कहा। मूर्ति की राजनीति अब 72 साल के इस मतदाता को 52 से वोट दे रहे हैं। भारत का मतदाता 52 से वोट दे रहा है, 72 साल का हो गया है। अब वो मूर्ति की प्रभाव में नहीं आएगा, ऐसी बेवकूफियां नहीं होंगी। ये एक फुहड़ मजाक कर रहे हैं ये राजनेता लोग मूर्ति के नाम पर। जी शिक्षा की बात करते हैं, तमाम आर्थिक मुद्दे इश्यूज पर बात करते हैं। इंदिरा गांधी 2 चुनाव जीती थी, गरीबी हटाओ पर गरीबी हटी नहीं, धोखा बराज के साथ। और दूसरी बार अलग उनका था 70-80 में स्थायी सरकार। कहाँ मूर्ति की बात आई? मुझे लगता है इस बात में गंभीरता सोचना पड़ेगा सारे पार्टियों को। और अगर अखिलेश यादव को मूर्ति लगानी है तो भगवान कृष्ण की लगाएं, उनके सजाती ने है भगवान को, और ज्यादा उनकी फॉलोइंग है, ज्यादा उनके देश में मानते हैं उनको। और राम के मुकाबले, भाजपा के राम के मुकाबले यादवों के कृष्ण ज्यादा होंगे। और अगर मायावती को इतना प्यार है जाके इन लोगों से, ब्राह्मणों से, अरे भाई तो आप तो सर्वहारा है मायावती जी, सुदामा की लगाइए। सुदामा को हम सब पूजा करते हैं, हम गरीब ब्राह्मणों के प्रतीक है सुदामा, वंचित है, हम लोग कुछ भी नहीं है। ठीक बात है। भीख मांगने गया था एक राजा से, भगा दिया दरबार ने, गाँव वाला आ गया है, भगवान कृष्ण दंगे पर भागे गया है। उस सुदामा की मूर्ति लगाए मायावती जी, ब्राह्मण यूपी का वाकई में आपकी स्तुति करेगा। ठीक बात है। राव साहब आएंगे आपके पास। समाजवादी पार्टी के जुझारू प्रवक्ता है अभिषेक जी। मेरा तजुर्बा ये कहता है, और उसी बात को डिटो किया राव साहब ने,
मूर्तियों से कुछ होता जाता नहीं, वो न्यूट्रल गियर की चीज है, ना अच्छी है ना बुरी है, लगा दो तो भली भला, ना लगाओ तो भली भला। फिर ऐसा आपने भी अध्ययन किया होगा, पार्टी ने अगर स्टैंड लिया है कि लगाएंगे तो फिर उस पर चिंतन हुआ होगा, कुछ बैठकें हुई होंगी, कुछ डाटा इकट्ठा किया होगा, और आपने तो जरूर किया होगा, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता है कि इनसे कुछ होना जाना है, इनसे जातियां मोबिलाइज होती हैं? अमिताभ जी, ये मूर्ति जो लगने जा रही है, इसकी घोषणा भगवान परशुराम चेतना पीठ ने की है, जिसका मैं एक ट्रस्टी हूं और एक संतोष पांडे जी हैं जो लभुआ से विधायक थे सुल्तानपुर से। हम लोगों ने मन बनाया था, और मैं पहले अपनी बात कह दूं क्योंकि आपने एक दूसरे एंगल पे बात उठाई, कि इसका जो आपने स्थापित किया, और मैं कह सकता हूं कि आपने स्थापित किया है अपने तरीके से, और बहुत अच्छे से खूबसूरती से स्थापित किया कि मूर्तियां राजनीति का साधन न हो सकती हैं, न होनी चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसमें कहीं भी कोई भी राजनीति किसी भी तरीके की नहीं इन्वॉल्व है। मूर्ति का जो विचार है, ये अपने आप में, ये हम लोग एक जो फाउंडेशन चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, उसमें बहुत सारे काम करते हैं। अभी विक्रम राव साहब ने 2-3 चीजों का जिक्र किया, आपने भी किया। हम उस पर शिक्षा पे भी काम करते हैं, बच्चों के पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं, हम बच्चों की शादी पे काम करते हैं, कभी किसी का घर मकान गिर गया तो उसकी मदद कर देते हैं। उसी के तहत ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है, और इसमें सिर्फ मूर्ति नहीं है, इसमें 3 हिस्से हैं। सबसे पहला तो भगवान के मंदिर की स्थापना है, जहां रोज पूजा पाठ अर्चन हो सके। दूसरा, इसमें गुरुकुल की स्थापना हो सके, जहां पे आदमी गायत्री मंत्र भी सीख सके, गाय का पालन भी कर सके, और उसके साथ ही साथ रॉयटर्स में क्या हो रहा है, बीबीसी क्या चला रहा है, ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इनका इंटरैक्शन कैसे होता है, पॉलिटिक्स से कैसे इंटरट्वाइंड है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग उसको डेवलप की जा सके, होलिस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म बन सके। और तीसरा है जो हमने एस्टैब्लिश किया है, जिसका किसी जाति के लिए नहीं है, सिर्फ समझदार, अच्छे, तेज बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो कि हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में शुरुआत करने के लिए पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी है, तो उनका एक हॉस्टल बना करके उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक जगह देना, जहां वो रहें, खाएं, पिएं, पढ़ें, लिखें, अपनी तैयारी करें, बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस बीट करें, IAS IPS अफसर हो जाएं, IIM अहमदाबाद चले जाएं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चले जाएं, IIT चले जाएं, उसकी भी हम लोग तैयारी के लिए जो सुविधा होगी वो देंगे। ये 3 चीजों हमारा फोकस है, इन 3 चीजों पे हमने घोषणा की है, ये तीनों काम हम करने जा रहे हैं। जहां तक मूर्ति का सवाल है, वो हमारी आस्था का प्रश्न है, वो हमारे संस्कार का हिस्सा है, सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं इसका। और हमने घोषणा की कि भगवान की 108 फीट की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे विश्वास की बात। ठीक। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आता हूं, राजनीति को थोड़ा विश्राम देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं, विपक्ष जब मैं बोलता हूं, कांग्रेस, सपा और बसपा, इनके जो मेरे मित्र लोग हैं, वो मुझसे अनौपचारिक बातचीत में अक्सर कहते हैं कि बीजेपी वालों ने मंदिर के मुद्दे को हथिया के मजमा लूट लिया, दुकान ही लूट ले गए, अब बचा ही नहीं कुछ सौदा, क्या करें, कहां जाएं, कहां सिर खपाएं, ऐसा कहते हैं। बसपाई भी कहते हैं, सपाई भी कहते हैं, कांग्रेसी भी कहते हैं। आज मुझे एक तजवीज समझ में आ रही है, जो ये पीड़ा है लगभग 90 से तो है ही, 1990 से, जब से अयोध्या आंदोलन बहुत तेज हुआ राजनीतिक तौर पर, उसका इंपैक्ट हुआ वोटिंग में, वो 90 का दौर था। आज समझ में आ रहा है कि अगर आप सबको इतना ही है कि भाई अयोध्या को सामने रखकर भाजपा ने लूट लिया, 2 से 82 से 182 सरकार, और फिर 325 तक, अगर ऐसा है तो 2 वैकेंसी खाली हैं। रविकांत जी, चाहे बाबा विश्वनाथ का मुद्दा उठा दो उसी तत्परता से, उसी लगन से जैसे भाजपा ने अयोध्या का उठाया, और चाहे मथुरा का उठा दो, नहीं आप भी लूट लो, कोई समस्या तो है नहीं, अभी तो वहां खाली है। रविकांत जी, तो ये पीड़ा भी कम से कम दूर हो जाएगी कि भाई हम ऐसा नहीं कर पाए, वो लोग पहले लपक लिए अयोध्या को।
मुझे लगता है अवसर ये कांग्रेस, सपा और बसपा दोनों के लिए, तीनों के लिए। जी देखिए, जहाँ तक बात राम जन्मभूमि मंदिर की है, उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आ चुका है, शिलान्यास हो चुका है और वो अपनी प्रक्रिया में है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, स्वयं आपने जो अपने पहले जो कहा था उसका ही खंडन कर रहे हैं कि रही बात जन्मभूमि की तो वो अलग मसला था, वो बहुत पुराना मसला था, लेकिन बाकी और मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। आप स्वयं ये बात कह चुके हैं। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा करके पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, ये बहुत दिक्कत तलब है और कहीं ना कहीं बहुत उत्तेजना पैदा करने वाला है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि आज जहां राजनीति पहुंच गई है कि जिसमें चाहे वो मंदिर की राजनीति हो, मूर्ति की राजनीति हो, या हम समग्र रूप से कहें जो धर्म की राजनीति है, वो मुख्य धारा में आ गई है। आपने स्वयं अपने विश्लेषण में ये कहा कि कोरोना के संकट में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी का है, रोजगार का है, आपके दवाई का है, शिक्षा का है, नौजवानों के रोजगार का है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम उन संवैधानिक मूल्यों का एक तरह से खंडन करके मंदिर और धर्म की राजनीति पर आज बहस कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति जहां से शुरू हुई थी, आजाद भारत की, मुद्दा परशुराम का है, उनकी मूर्ति का है, और वो परशुराम का मुद्दा जब है तो ब्राह्मण से जुड़ रहा है, वो भी आप जान रहे हैं। मैं बहुत फक्र के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन के बाद जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा में 90% से ज्यादा ब्राह्मण थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जिस समय संविधान सभा में चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे वो स्त्रियों की आजादी का मामला रहा हो, या सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा रहा हो, मुझे इतना अच्छा लगता है ये सोच करके उस दौर को कि कभी किसी ने भी बहुत कट्टरपंथी तरीके से विरोध नहीं किया और आरक्षण पर विरोध नहीं किया। तो उस समय के ब्राह्मण आएंगे दोबारा, और आज किस तरह आएंगे दोबारा आएंगे। मैं देखता हूं ब्राह्मण की एक छवि, एक पॉइंट मैं ब्राह्मण की, हाँ कहिए भैया। अच्छा ठीक है, उमाशंकर जी के पास जाऊं उससे पहले मैं दो बातें कहूंगा। जो मैंने कहा उसका गलत संदर्भ ले गए प्रोफेसर रविकांत, वो शायद वो मेरे कटाक्ष को समझ नहीं पाए। मैंने सपा, बसपा और भाजपा के 30 के लिए कहा था, यहां नाम नहीं ले सकता हूं, मेरी मर्यादा टूट जाएगी। सबने मुझसे कहा बैठ के अलग अलग बैठकों में कि क्या करें अग्निहोत्री जी, अब वो अयोध्या लेके भाग गए, बताइए अब क्या, कौन लड़े और कहां लड़े, जमानत बचाना मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा कि लाओ भाई आपको भी एक रास्ता बता देते। और ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जिस रास्ते राजनीति चलेगी उस रास्ते पर ही चर्चा होगी, क्योंकि राजनीति से ही देश नियंत्रित है। ये कैसी बात हो गई? हम खगोलीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे क्या? जब सबको पीड़ा है कि भाजपा ने ट्रंप कार्ड हत्या लिया, तो मैंने इतना ही तो गुनाह किया, मैंने 2 ट्रंप कार्ड आपके सामने और रख दिए। और जब अयोध्या का आंदोलन चला तब भी देश संविधान से ही चल रहा था रविकांत बाबू, और आज भी संविधान से ही चल रहा है। फिर भी आंदोलन हुआ, आंदोलन की एक सार्थक परिणति हुई, सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय भी आया। दोनों बातें समझ लीजिए, ठीक है ना। उमाशंकर जी, आपने मूर्ति तो नहीं लगाई, बसपा सपा ने तो मूर्ति और इंची टेप लेके मैदान में आ गए, लेकिन आपने इतना जरूर जितेंद्र प्रसाद से कहलवाया, कहा कि भाई छुट्टी कराओ परशुराम जी के उस पे, और आपको भी अचानक से परशुराम जी याद आए। इंदिरा जी, राजीव जी, इवन सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, कभी परशुराम याद नहीं आए। मैंने नहीं देखा परशुराम जयंती पे आपने कभी स्मरण किया हो और उनकी फोटो भी लगाई हो, लेकिन अब आपको भी याद आ गए। नहीं,
अमिताभ जी देखिए, धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और व्यक्तिगत आस्था है वो भगवान राम में भी है, भगवान परशुराम में भी है। जो भी हमारे इष्ट देवता हैं सबको हम भगवान के रूप में देखते हैं और पूजा करते हैं जी। और ये अधिकार मुस्लिमों को भी जाता है, बौद्धिस्ट को भी जाता है, जैन को भी जाता है, जितने धर्मावलंबी हैं सबको ये अधिकार जाता है कि वो अपने अपने धर्म में आस्था रखें और उसका पालन करें। और मेरा ये मानना है कि धार्मिक होना गलत नहीं है, लेकिन धर्म का राजनीतिकरण करके अपने वोट बैंक की राजनीति करना, वो जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर राजनीति को कहीं और ले जाकर सत्ता पाने का खेल जो लोग खेलते हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ब्राह्मण चेतना परिषद से ध्यान लगातार अत्याचार हो रहे हैं अमिताभ जी, और वो मामला जी देखिए, मैं ब्रह्म चेतना परिषद का प्रवक्ता नहीं हूं अमिताभ जी, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं जो कुछ कहूंगा वो कांग्रेस पार्टी के हवाले से ही कहूंगा। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, जब कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी ब्राह्मण हत्याएं हो रही थी, चाहे वो कमलेश तिवारी की हत्या थी, अजय कुमार लल्लू जी वहां पर गए, विवेक तिवारी की हत्या थी, तत्कालीन अध्यक्ष राज बब्बर जी वहां उपस्थित हुए, शाहजहांपुर की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, प्रियंका गांधी जी से लेके कांग्रेस पार्टी के नेता हर जगह उपस्थित हुए। आज जब विकास दुबे को अपराधी मान के न्यायालय नहीं जाने दिया गया, गोली मार दिया गया, कोई ऐतराज नहीं है। अपराधी के साथ अगर योगी जी गोली की भाषा बोल रहे हैं तो दैट्स गुड, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या योगी जी की पुलिस की गोलियां सिर्फ ब्राह्मणों की तरफ ही जाएंगी? अपराधी क्या ब्राह्मण ही है? और क्या ब्राह्मण अगर अपराधी है तो क्या उसको न्यायालय में जाकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये नहीं हो रहा है। अभी राकेश पांडे हत्याकांड में उनके पिताजी का वीडियो जो आया, एक पूर्व फौजी का, उसमें पूरे प्रदेश और देश ने देखा। उनके पिताजी कह रहे हैं 8 साल से तो कोई केस ही नहीं था, वो तो माता जी का इलाज करा रहे थे। जब हम ये प्रश्न उठा रहे थे पूरी ताकत के साथ, संजीत यादव से लेके डॉक्टर कफील से लेके तमाम शाहजहांपुर से लेके कमलेश तिवारी, सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए जब हम जनता की आवाज उठा रहे थे, तब समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता के रूप में उन ब्राह्मणों की जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जहां ये कहीं गए नहीं, उससे ध्यान भटकाने के लिए संजीत यादव रोकेंगे आपको, अभी रोकेंगे। मैं विनय तिवारी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात उमाशंकर जी की ठीक नहीं है। जो बसपा को वो कह रहे वो वहां गए नहीं फला की हत्या में, बसपा का रिकॉर्ड है, सामान्यता वो कहीं नहीं जाती, वो केवल चुनाव के समय नमूदार होती है, बाकी कहीं भी नहीं जाती बसपा। उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बसपा अपने घर से न निकलने वाली पार्टी है, अच्छी बुरी आप जानो, लेकिन वो घर से नहीं निकलती, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। विनय तिवारी, ठीक है, रुको भाई उमाशंकर बाबू रुको। विनय तिवारी, आप ये कब से बनाए हुए परशुराम सेना भाई, और क्या कर रही है ये सेना? जी, परशुराम सेना का निर्माण यह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा की युवा शाखा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आप उनसे बखूबी परिचित हैं जी। इस संगठन का निर्माण आज के 23 साल पूर्व में किया गया था, और आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं पर भी यह छिपा नहीं है किसी से। जितने भी राजनीतिक दल पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई हैं, वो बताओ, कहीं ना कहीं सभी लोग यह जानते हैं जी। काम यह है, देखिए, हम अन्याय, अपने ऊपर अन्याय, कुठाराघात और उत्पीड़न को लेकर के हम लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। अच्छा, और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बीच में विनय तिवारी, अरे सवाल का जवाब दो यार, ये करनी सेना टाइप मामला आपका भी संगठन उससे कम भी नहीं है, हम उससे कम भी नहीं है। अच्छा ठीक है, हम समझ गया। हाँ जी, एकदम हम उससे कम नहीं है। एक ही बात में, सूत्र वाक्य में सब आ गया, पूरा श्लोक आ गया। एक चीज कहूंगा सर, एक चीज जी, एक चीज कहूंगा सर। अभी रविकांत जी अभी अपना स्टेटमेंट दे रहे थे,
उनको ये नहीं पता है कि ईश्वर का नाम कैसे लिया जाता है। वो परशुराम परशुराम कह रहे थे, अगर आगे भगवान लगा लेते तो उनका क्या चला जाता है। जिस प्रकार से मायावती जी परशुराम परशुराम कह रही थी, परशुराम है क्या? हम जब भी किसी भी ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम आगे कहते हैं भगवान, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण। फिर भगवान परशुराम का नाम क्या किसी अरे गहरे नथु करे के हिसाब से लिया जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। एक सम्मानित चैनल पर बैठ करके कैसे डिबेट करना चाहिए, कैसे ईश्वर का नाम लेना चाहिए, इनको ये तक नहीं पता है। अरे रुको भाई, एक चिट्ठी लिखिए बहन जी को कि भाई आपने गलत किया, सार्वजनिक जीवन में करना ठीक नहीं। अभिषेक तो इस बात का ख्याल रखते हैं, बसपा ने नहीं रखा, उनको चिट्ठी लिखिए एकदम, मैं लिखूंगा तुरंत। मैं दिनेश सिंह के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। दिनेश जी, अचानक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भगवान परशुराम को राजनीतिक दलों ने अखाड़े में उतार दिया। और मसला ये कि बाकी ने तो शर्मा शुर्मी की भी। बहन जी का जो अपना एक फ्री स्टाइल है बोलने का, उन्होंने सीधे ही कह दिया, मुद्दा को भटकाया नहीं। उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज के लिए हम बड़ी मूर्तियां लगवाएंगे। उन्होंने ठप्पा लगा दिया परशुराम जी पर कि परशुराम जी मेंट फॉर ओनली ब्राह्मण्स। उनका वक्तव्य सुनिए। उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज के लिए जब हम सरकार में आएंगे तो सपा बालों से बड़ी मूर्ति लगाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। अयोध्या का मुद्दा जब उठा तो सेकुलर ब्रिगेड ने कहा कि यह मुद्दा ठीक नहीं है, भारत को धर्मांधता की ओर ढकेल रहा है, प्रगति की ओर नहीं ले जा रहा। ये कैसे कूपमंडूक लोग हैं, बाबा सन्यासियों को आगे कर रहे हैं और बोट क्लब पर रैली कर रहे हैं। कहा गया बात होनी चाहिए कारखाने की, शिक्षा की, सिंचाई की, इसकी उसकी, ऐसी बातें आई। उसका तो कुछ लॉजिक था भी। 5000 वर्ष की भारत की सभ्यता, 500 साल का संघर्ष, करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का प्रतिमान, देश के आत्मसम्मान से जुड़ा मसला, केवल धार्मिक नहीं, कुछ बातें थी उसके पक्ष में। लेकिन अब जो हो रहा है, हर चौराहे पर 3 लोग नपना लिए खड़े, सपा वाले, बसपा वाले और कांग्रेस। जतिन प्रसाद करे एक लगाए तो फिर मैं नापूं। जितनी ऑलरेडी लगी उनकी धुलाई पुछाई करने को तैयार नहीं। कोई सुबह ऐसा नहीं कि 2 फूल गेंदे के भी चढ़ा है। कहीं जवाहरलाल जी हैं, कहीं गांधी जी हैं, कहीं लोहिया बाबा जी हैं, कहीं अंबेडकर साहब हैं, कहीं चरण सिंह जी की लगी है। नहीं, चंद्रशेखर आजाद बहुत जगह है, भगत सिंह जी की लगी है, उनकी हो नहीं रहा। और मैं सोरों गया, वहां तो तुलसी बाबा की लगी है प्रतिमा। जब मैं गया तो रुमाल से उसको साफ करके मैंने देखा। दिनेश जी, अमिताभ जी, असल में क्या है कि आपने जो आप सिद्धांतिक बातों के साथ साथ आप व्यवहारिक बात भी उठाते हैं, सबसे अच्छी बात है अपनी चर्चा। और आपने जो एक बात ये कही कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है, मैं ये मानने को तैयार नहीं है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। और आपने इस विषय को रविकांत जी से भी पूछा कि भैया आपको अगर मूर्ति की इतनी ही चिंता है, इतनी ही आस्थावान और श्रद्धावान हो गए हैं, तो आपने उनके सामने 2 विषय को भी रखा और उन्होंने कहा नहीं वो जन्म स्थान नहीं। एक तो उसमें जन्म स्थान भी है। अगर आपको चिंता है तो आपको करना चाहिए। देखिए, किसी की भी किसी भगवान में आस्था होनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मूर्ति बनवानी चाहिए, कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां मसला यह है कि आप वास्तव में भगवान परशुराम जी से आपको कुछ लेना देना नहीं। अमिताभ जी को, ना तो बहुजन समाजवादी पार्टी को, ना तो समाजवादी पार्टी तो ना तो कांग्रेस पार्टी को। इनका सीधा सीधा मसला यह है कि भैया जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी बने हैं,
मोदी जी बने हैं और इधर योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ करने के लिए तो उत्तर प्रदेश में रह ही नहीं गया है। अब राजनीति किस मुद्दे पर करें? और अभी जो बातें चल रही हैं, चाहे विकास दुबे इनकाउंटर के मामले हो, चाहे जो हो, ये ब्राह्मण समाज से नहीं था, ये बहुजन समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ही उपज है कि अपराधियों को भी जांच के मीटर में ही, उसी मापदंड में मापना। बाकी अभी उमाकांत जी भी कह रहे थे कि हमारी आस्था राम में भी है और हमारी आस्था भगवान परशुराम जी में भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आस्था राम से कैसे खत्म हो गई थी? राम के अस्तित्व को तो मानने से इंकार कर रहे थे, राम को काल्पनिक मान रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर एफिडेविट तक दे आए थे, और किस मुंह से ये बात करते हैं? और बहुजन समाजवादी पार्टी की बहन मायावती तो मुझे लगता है आर्किटेक्ट के मामले में सबसे ज्यादा निपुण है। तो जब उनको कार्यकाल मिला था, उत्तर प्रदेश की जनता ने सेवा का अवसर दिया था, तो किसने मना किया था? या समाजवादी पार्टी के अभी अखिलेश जी जो विदा हुए हैं, किसने मना किया था? तो अमिताभ जी, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता है इतनी मूर्ख नहीं है, और आप भी सारी चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। अगर वास्तव में आप नारायण की पूजा करते हैं तो नर ही नारायण है। आपको अगर सत्ता में वापसी चाहिए तो आप जनता से जुड़िए। एक बात दिनेश जी ने कही और भी वक्ताओं ने कही कि अपराधियों को जाति से पहचान मत दीजिए। ये बात वैसी ही है जैसी सत्यनारायण की कथा के अंत में पंडित जी कहते हैं कि हाथ ऊपर उठाओ, हम लोग उठा लेते। वो कहते प्राणियों में सद्भाव हो, हम कहते सद्भाव हो। अधर्म का नाश हो, नाश हो, होता जाता कुछ नहीं। ददुआ की पहचान किससे थी? किसने दी थी पहचान ददुआ की? मैं नाम लूं सबके? बिपिन साहब जानते हैं, नई उम्र के लोग तो नहीं जानेंगे, बिपिन साहब जानते हैं। कौन नहीं गया ददुआ खटिया बैठने? भाषण देंगे सब। फूलन की पहचान किसने बनाई? नारी मुक्ति, नारी चेतना की पहचान बनाई किसी ने? नहीं। किसकी पहचान बनाई? मैं बताऊं? जेल से छूटने के बाद फूलन मेरे बहुत निकट रही। मैं बताऊं उसको क्या टास्क दिया गया सियासत में कि तुमको क्या करना है? छविराम का इस्तेमाल किस लिए हुआ? कौन थे छविराम? कि छविराम को नेताजी का नाम नहीं दिया गया था? एटा इटावा से लेकर चंबल तक लोग जानते हैं। अपराधियों को जाति से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की पुरानी बीमारी है। विक्रम राव साहब, आपका बहुत पुराना तजुर्बा है, हम लोग आपसे सीखते रहे। मुझे बताइए बहुत शॉर्ट में, उत्तर प्रदेश में 11% से 13% तक अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं ब्राह्मण है। कभी ऐसी गिनती तो हुई नहीं कि ब्राह्मण कितना है, लेकिन मोटे तौर पर मान सकते हैं 2 से 2.5 करोड़ के बीच में। क्या आपने किसी चुनाव में ऐसा देखा कि ब्राह्मण ने किसी एक बात से प्रभावित होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में लामबंद होकर फैसला कर दिया हो? ये इंदिरा गांधी के फर्स्ट हाफ तक की बात छोड़ दीजिए, जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री और देन इंदिरा जी फर्स्ट हाफ, इंदिरा जी के सेकंड हाफ से लेके आज तक जी ब्राह्मणों ने वोट किया। हमेशा बटे रहे, बिखरा रहा, दिमाग के मुताबिक पसंद की। लेकिन मुझे एक शिकायत है रिपोर्टर के नाते इन प्रबुद्ध राजनेताओं से, इनका शोध कार्य बड़ा कमजोर होता है, बड़ा कमजोर होता है। अब ब्राह्मण क्यों आकर्षित होंगे परशुराम के प्रति? परशुराम जन्मना ब्राह्मण थे, भार्गव भूत के, और कर्म से वो क्षत्रिय थे, आधे ब्राह्मण आधे क्षत्रिय, क्योंकि उनकी माँ सत्यवती ने खा लिया था चरुप को, इसीलिए पूरी बात बदल गई। जमदग्नि जी के पुत्र थे। तो अगर कहें कल प्रचार कर सकते दूसरे लोग कि साहब ये तो आधे क्षत्रिय आधे ब्राह्मण, क्या वाहियात हम लोग फर्क कर रहे हैं। ठीक मुझे लगता है कि इनको कुछ उपयोगी काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है जी, ठीक बात है विक्रम साहब। अभिषेक मिश्रा जी, दो जातियों को छोड़ दीजिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एन ब्लॉक वोटिंग की। मुसलमान ने टेक्टिकल वोटिंग की हमेशा। दो जातियां हैं हिंदू समाज में,
एक बहुजन समाज पार्टी के पास है, एक आपकी पार्टी के पास है। जिसमें बहुजन समाज पार्टी का परसेंटेज और ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा संगठित वोट होता था, एक मुश्त। लेकिन आपके पास जो प्रमुख जाति थी उसका वोट भी आपको 70-75% मिलता था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई जाति ऐसी हो जिसने एक पार्टी विशेष को एन ब्लॉक वोट किया हो। अभिषेक जी। जी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि लोग कैंडिडेट देख करके, पॉलिसीज देख करके, नीतियां देख करके, नेता का चेहरा देख करके, नेतृत्व की ताकत देख करके, डेवलपमेंट पॉलिसीज देख के, मैनिफेस्टो देख के, इन चीजों को भी दिमाग में रख करके, ध्यान में रख के, और फाइनली जो कैंडिडेट दिया जाता है उस कैंडिडेट का जो व्यक्तिगत पहचान होती है, जो उसका व्यक्तिगत प्रभाव होता है, उसको देख करके एक होलिस्टिक डिसीजन होता है। कोई आदमी ऐसा कम होता है कि कोई भी एक जाति किसी की तरफ जाकर के वोट पूरी की पूरी तरह दे दे। इस बात से मैं सहमत हूं आपकी। जी नहीं, उत्तर प्रदेश की इन दो बड़ी पार्टियों के पास ये सौभाग्य रहा, सपा के पास रहा। मुलायम सिंह जी ने जो एक वोट एक जाति विशेष का बनाया वो उनके साथ इंटैक्ट रहा, मतलब उसका बड़ा हिस्सा उनके ही साथ रहा। छुटपुट तो बढ़ता ही है। वैसे ही मायावती, काशीराम जी ने जो तैयार की जमीन और मायावती जी ने जब उसको कल्टीवेट किया तो वो जो प्रमुख जाति है, मैं जातियों के नामों में नहीं जाऊंगा, वो 80 से 85% तक उनके ही पक्ष में वोट करती है, उम्मीदवार कोई हो। ये है, इसके अलावा कोई प्रयोग हुआ नहीं, नथिंग। उमाशंकर जी। अमिताभ जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी कहिए अभिषेक जी। एक दो डेटा पॉइंट्स में शेयर करना चाहूंगा आपसे। पहली चीज तो ये कि ये कहना कि कौन किसको वोट दे रहा है, ये विद कॉन्फिडेंस किसी के लिए भी मुझे लगता है असंभव है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट का जो सिस्टम है उस पे ये कहना कि इसने इनको वोट दिया या इसने इनको वोट दिया वो मुश्किल है। बाकी जहां तक उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात है, मुझे लगता है कोई भी पार्टी हो जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार दी है, समाजवादी पार्टी ने 4 बार दी, बीएसपी ने 4 बार दी, बीजेपी ने 2-3 बार दिया है, कांग्रेस ने बहुत बार दी सरकार। जब जिसने सरकार दी है उसको सबका वोट मिला है, सर्व समाज का, सर्व धर्मों का, सब जातियों का, सबका वोट मिला है, तभी वो जीती होगी। ठीक बात है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा जरूर, मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने उमाशंकर पांडे के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जो अभिषेक जी ने की उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करके उमाशंकर भाई के पास चलूंगा। हम पत्रकार भी जान जाते हैं कि जाति रुझान किधर है, और हमसे बेहतर नेता जानते हैं। लेकिन नेता होना चाहिए, ट्विटरबाज नहीं जान पाएगा कभी, लैपटॉप वाला नहीं जान पाएगा, 7 जन्म ले ले और किसी पार्टी में रह ले। मुलायम सिंह यादव जान लेंगे, यस, काशीराम बता देते थे हमको कहां कौन सी सीट हार रहे, कौन सी जीत रहे। चरण सिंह जानते थे, कल्याण सिंह जानते हैं। फिर नेता होना चाहिए, पूरा प्रदेश आपके यहां होना चाहिए। ट्विटर में तो कुछ समझ नहीं आएगा, जिसने पैसा खर्च कर दिया उसी की चिड़िया ज्यादा उड़ गई, उससे तो वोट नहीं मिलता। उमाशंकर जी, वही सवाल जी, कांग्रेस भी चाह रही है कि जवाहरलाल जी के समय में जो एक फॉर्मूला बना, दलित मुस्लिम ब्राह्मण सत्ता का अमोघ अस्त्र, सत्ता का च्यवनप्राश, वो फिर बन जाए और फिर यौवन आ जाए। कैसे बने च्यवनप्राश? दलित बचा नहीं आपके पास, मुसलमान आप यूपी में आपके साथ आता नहीं, तो ब्राह्मण आके भी क्या करेगा, वोट खराब करे। मान लो आप मूर्ति लगा भी दो, आप भी जतिन प्रसाद, तो ब्राह्मण क्या करे? आपके कैंडिडेट के पास 30,000 वोट हो तो 10,000 ब्राह्मण मिलकर आपको जिता भी दे एमएलए। उमाशंकर भाई। अमिताभ जी देखिए, जितिन प्रसाद जी एक ब्राह्मण है, नेता हैं, युवा नेता हैं, उनके दिल में ब्राह्मणों के लिए जो पीड़ा है वो बिल्कुल जायज है और हम उनका समर्थन करते हैं। रही बात आप जो कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी इसी उत्तर प्रदेश में 2009 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटें पाकर सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, पीछे की बात है। मैं कई बार ये कहता हूं, जनता का मानस है
जनता ने देखा है कि जब बसपा की सरकारें रही हैं तो थाने से लेके डीएम ऑफिस तक एक जाति विशेष का कब्जा रहता था, वहां ब्राह्मण का प्रवेश नहीं था। जब सपा की सरकार आई तब उन पर जातियां बदल गई लेकिन कब्जा बरकरार रहा। सपा की सरकार में वहां भी ब्राह्मण को प्रवेश नहीं था। आज योगी जी की सरकार है, यहां पर भी एक ही जाति विशेष के 80% लोगों का कब्जा है, ब्राह्मण का प्रवेश फिर भी जो है नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 1937 से लेकर 1989 लगातार ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया। 11 बार 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हमने दिए और ब्राह्मण इस बात को समझ रहा, सपा और बसपा के बुनियाद में ही ब्राह्मण विरोध है। अमिताभ जी आप ठीक है उमाशंकर भाई, समय कम है, तलवार से लेकर समय कम है, आपने बड़ी अच्छे से बात रखी। मैं प्रोफेसर रविकांत के पास चलूंगा। प्रोफेसर रविकांत, तो वो ब्राह्मण एक दलित ऑब्जर्वर के नाते दलित मूवमेंट को आप देख रहे हैं इतनी गंभीरता से, मुझे बताइए क्या जातियां, दो ही जातियां मेरी समझ में तो आती हैं एक जर्नलिस्ट के नाते उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने एक एक दल को चुना और उनके साथ लंबे समय से खड़ी रही, बाकी कोई जात किसी के साथ फेरे नहीं ली ना, जब वहां जहां मन आया वहां चली गई। रविकांत जी, अमिताभ जी जो बात आपने कही है मैं सहमत हूं कि दलित जातियां एक साथ आती हैं, लेकिन केवल दलित जातियां नहीं आई थी। जब कांशीराम साहब का मूवमेंट चल रहा था वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे, कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे, और उसमें जो बहुजन समाज था, बहुजन समाज का मतलब केवल दलित समाज नहीं है, उसमें जो हाशिए की जातियां हैं, जो उत्पीड़ित जातियां हैं, उन समग्र जातियों में वो सांस्कृतिक जागरण पैदा करके, चूंकि मुद्दा चल ही रहा है उस तरह का, शब्द बड़े भारी हो जाएंगे, जागरण पैदा करके, शब्द भारी हो जाएंगे रविकांत जी, सांस्कृतिक जागरण की बात इसलिए कर रहा हूं। मुझे कांशीराम जी के साथ व्यक्तिगत बहुत लंबे समय तक बैठने का अवसर मिला है, इसलिए शब्द भारी हो जाएंगे, सांस्कृतिक करना चाहता हूं। हाँ जी, मैं अस्मिता की बात कर रहा हूं, जो पहचान की राजनीति है। देखिए पहचान की जो पूरी सिद्धांत है और पूरी जो राजनीति है वो हाशिए के तबके के साथ चलती है। जो उत्पीड़ित समाज है उसकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी वर्चस्वशाली समाज की नहीं होती है। तो चाहे मायावती ने राजनीति की हो, चाहे वो अखिलेश यादव ने राजनीति की हो, या पूरे भारत में बहुजन की जो राजनीति हुई है वो होती रही है, लेकिन अब जो पैटर्न है वो धर्म के आधार पर आ गया है। जो बात आप पहले कह रहे थे, आप उस चीज को समझ, रविकांत भाई अभी रुकना होगा, समय कम है। विनय तिवारी, लेकिन इस देश में क्या आपको ऐसा लगता है विनय तिवारी के ब्राह्मण जाति किसी सेना के कहने से वोट करेगी, किसी मूर्ति को देखकर वोट करेगी? अगर ऐसा ही होता तो जो बात उमाशंकर भाई कह रहे हैं वो तथ्य बिल्कुल दुरुस्त है। 6 चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण दिए कांग्रेस ने और ये गति हो गई, बताइए। एक छोटी सी टिप्पणी जल्दी से। आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है, प्रसन्नता है इस बात की कि आपने कहा कि 2 वर्ग अपने अपने क्या नाम है दल के लिए फेमस हैं। ब्राह्मण वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इसे अपना मानने के लिए तैयार नहीं था। आज खुशी इस बात की, प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम ब्राह्मण समाज भी उत्तर प्रदेश में है और ब्राह्मण भी वोट बैंक है। ये सारे के सारे दल व नेता समझ रहे हैं, इस बात से मुझे खुशी है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान परशुराम और भगवान राम या भगवान शंकर, भगवान कृष्ण में अगर लोग अंतर नहीं समझते हैं तो इस चीज से लोगों को समस्या क्यों हो रही है? हम कह रहे हैं अगर मायावती जी की मूर्ति लग सकती है, ददुआ जैसे व्यक्ति की मूर्ति लग सकती है, महाराणा प्रताप की मूर्ति लग सकती है, पटेल साहब की मूर्ति लग सकती है, बिल्कुल गो अहेड, सबकी मूर्ति लगाओ, जहां जिसकी फोटो मिले मूर्ति बनवाओ जयपुर से। और ठीक आगे बात, रुको भाई, रुको बाबू। दिनेश जी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। जो सवाल मैंने अभिषेक जी से पूछा, उमाशंकर जी से पूछा, रविकांत साहब से पूछा, राव साहब से पूछा, वही सवाल आपसे। क्या जातियां, 2 उदाहरण के अलावा तीसरा उदाहरण मुझे नहीं मिलता उत्तर प्रदेश की राजनीति की डायरी में, मैं आपसे उन्हीं के संदर्भ में पूछता, क्या जातियां पार्टी विशेष या नेता विशेष के अलावा उन 2 को छोड़कर उत्तर प्रदेश में वोट करती हैं एन ब्लॉक लामबंद होके? आपको ऐसा लगता है? नहीं करती हैं अमिताभ जी, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, और ये दोनों जातियां भी नहीं करती हैं। और आपने एक शब्द प्रयोग किया था
कि अभी जो जातियों की बूटी को ये राजनीति की ओखली में कूट कर जो इस सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहते हैं, या पुनर्युवा शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को आपको ओखली में कुचल कर आप उस युवा अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ये इनका भ्रम है। नहीं बनेगा। अगर आप वास्तव में युवा अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल पंथ पर ही चलना पड़ेगा। आप जाति देखकर काम नहीं करेंगे। ठीक वक्त थोड़ा कम है हमारे पास है, हम आपको रोक रहे हैं माफी के साथ। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहा है संवाद की टिप्पणी सर। एक बात रविकांत जी ने कही, उन्होंने उसको बड़ा सांस्कृतिक और दार्शनिक पक्ष दे दिया बहुजन आंदोलन को। आंदोलन हो सकता है सांस्कृतिक और धार्मिक और दार्शनिक पक्ष उसमें रहा हो, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं का एक पत्रकार के नाते मेरी एक्सेस काशीराम जी के साथ बहुत रही और एक्सेस अच्छी ठीक ठाक थी, भरोसे का रिश्ता था एक पत्रकार और नेता के बीच में। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा और उस वक्त मैं आज अखबार में था जब उत्तर प्रदेश में पहली बार क्रांति हुई और अभिषेक जी की सरकार अचानक से रात में चली गई और मायावती जी मध्य रात्रि के बाद सीएम बनी, तो अगली सुबह देश में पहला साक्षात्कार काशीराम जी का मैंने ही लिया था। इसलिए मैं ये कह सकता हूं पूरे नैतिक अधिकार के साथ, काशीराम जी नख से शिकथक व्यावहारिक राजनेता थे। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा यार, ठीक नहीं कहना। व्यवहारिक राजनेता थे, दर्शन शास्त्र ये सब कुछ नहीं था। ये शब्द यही है अच्छे। उनके साथ जब मैं बैठता था तो खुली बात होती थी, खुला खेल फर्रुखाबादी, ये समझ लीजिए। इसलिए हमको ज्यादा समझाओ नहीं भाई। एक दूसरी बात और कहूंगा कांग्रेस के लिए, ये बात लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अभिषेक आपके लिए भी है, आपकी पार्टी के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए पहले कह देता हूं, उत्तर प्रदेश भर का नेता अगर किसी को बनना है, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक लोग उसका फोटो पहचाने, तो उसके पास कम से कम 2-2.5% पर्सनल वोट होना चाहिए। उसके बाद पार्टी, कम से कम, तो आप यूपी भर के नेता हो जाएंगे। ज्यादा हो जाए तो फिर आप मुलायम सिंह हो जाएंगे, मायावती हो जाएंगी, लेकिन नहीं फिर भी अजीत सिंह, कल्याण सिंह, इस स्तर पर आप चले जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। लेकिन 2.5-3% का बेसिक चाहिए अमाउंट आपके खाता ओपनिंग के समय। और किसी पार्टी को अगर सरकार बनाने का दावा करना है, लिख लीजिएगा मेरी बात, तो जान लीजिए उत्तर प्रदेश में उस पार्टी के लिए अकाउंट्स, बैंक अकाउंट खोलने की आरंभिक प्रतिशत है वोट का, अगर उसको बैंक का खाता मान ले, किसी एक जाति का या 2-3 छोटी छोटी जातियों के समुच्चय का, उत्तर प्रदेश के टोटल वोट का 10% उसके पास फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। कांग्रेस में कोई कांटे नहीं लगे, वो 10% का इनका एफडी लोग चुरा ले गए, तभी से ये खत्म मामला। बाकी तो ये भी भले आदमी, कोई बुरे थोड़ी ना है, संघर्ष कर ही रहे। लल्लू जी हर दिन गिरफ्तारी दे रहे, उचित को गिरफ्तारी नहीं दे रहा, वो दैनिक आधार पर गिरफ्तारी दे रहे, कई बार दिन में 2-2 दे रहे। वो 10% नहीं बचा, वो लाओगे तो उसके ऊपर एड ऑन होगा, लेकिन वो तो चाहिए, उसके बिना गति नहीं। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 50 साल में जितने बड़े नेता हुए, सबका विवेचन कर लीजिएगा मेरी इस कसौटी पर। जिसके पास 2.5-3% व्यक्तिगत वोट नहीं रहा, वो जिलों का ही नेता रहा, या पार्टी अध्यक्ष से उसका अच्छा रिश्ता रहा तो पार्टी अध्यक्ष ने उसको कुछ भी घोषित कर दिया, राज्यसभा, लोकसभा, महासचिव, प्रमुख सचिव, कुछ भी बना दो। नेता नहीं हुआ, जलवा नहीं हुआ उसका। निगाह दौड़ा के देख लीजिएगा, उमाशंकर भाई आप भी, दिनेश जी आप भी, अभिषेक जी आप भी। और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा, मंदिर की स्थापना वोट को गैल्वनाइज करती है, यह सच है। मंदिर से बाहर मूर्तियां वोट को गैल्वनाइज नहीं करती।
ये भी उलटवासी है, लेकिन है मेरा अपना 35 वर्ष का तजुर्बा ये कहता है। बाकी देश तो छोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश तो मैंने एक एक गांव गली सब देखी। नहीं करती। आप बताइए कि शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति देख के कोई जाता है वोट देने? नहीं ना। चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे, उनकी मूर्ति देख के कोई जाता है वोट देने? नहीं ना। नहीं होगा जी। इसमें पॉलिटिकल जूस नहीं निकलेगा ना। काम अच्छा है, जितनी मूर्ति लगे उतना ही ठीक है, धार्मिक लगे और अच्छा है, लेकिन उससे पॉलिटिकल जूस निकालने की अगर इच्छा है तो मुझे लग रहा वो नहीं निकलेगा ना। मंदिर का ताप अलग है, मस्जिद का ताप अलग है, गिरजाघर का ताप अलग है, गुरुद्वारे का ताप अलग है, लेकिन चौराहे पर मूर्ति का ताप नहीं है ना। वो स्वांता सुखाए तो हो सकती है, वो राजनीति के सोपान नहीं चढ़ाएगी, वो सियासत का च्यवनप्राश नहीं बन सकता। और एक आखिरी बात जो मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण है, गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज ये नहीं चलेगा जी। उत्तर प्रदेश में जिस भी राजनीतिक दल के अंदर ये अगर इच्छा है कि मुझे भाजपा से लड़ना है और जीतना है, तो मुद्दों को शटलिंग मत करिए बार बार। कभी इस फ्लास्क में केमिकल डाल रहे, कभी उसमें डाल रहे, कभी इसको हिलत ना। एक पकड़िए, उस पर टिकिए 2-4-5 साल, करिए संघर्ष लंबा। आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात तो मैंने कैसे कह दिया है ह्यूमर में, लेकिन अगर उस पर भी चिंतन करें तो बड़ा मुद्दा है। अभी आप नहीं कर पाएंगे। 14 राज्यों के 80 प्रमुख संतों का एक संगठन बन गया, एक कमेटी बनी गई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि उद्धार समिति। आने वाले वक्त में अगर वो मुद्दा बड़ा हो जाएगा तब आप लोग हमसे कहोगे कि बताइए अयोध्या के बाद वो मथुरा भी ले गए, तब जी। इसलिए आपको मुद्दों की परख तो करनी होगी और ये देखना होगा कि वो मुद्दे कौन से हैं जिनसे मासिस कहीं प्रभावित होता है। आखिर बीजेपी 2 से 325 तक अगर पहुंचा है एनडीए, तो इसका मतलब है उसका प्रस्थान बिंदु क्या था? अयोध्या ही था ना। अयोध्या से पहले तो कुछ नहीं था। ये सोचना होगा। हमको अयोध्या का मुद्दा पसंद हो सकता है, नापसंद हो सकता है, लेकिन अयोध्या के मुद्दे ने राजनीतिक डिविडेंड दिया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सिंह जी, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के विक्रम राव साहब, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आबादी के लिहाज से देखा जाए सूबे में लगभग 11-12% ब्राह्मण है और विपक्षी दल इसी का फायदा उठाने की कोशिश में है। भगवान परशुराम के बहाने ब्राह्मण वोट पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और ऐसे में सवाल यह है कि यूपी की राजनीति में किस पार्टी की नैया पार लगाएंगे भगवान परशुराम और ये मूर्तियां। महापंचायत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।